हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। मैं ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरा इस महीने का टारगेट है कि मैं 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूं, ताकि वो जल्दी पूरा हो और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो चलिए हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में डोंग तीर को देखकर याद करता है कि 500 साल पहले यून ने अपने साथियों से बोला था कि उसके दिल पर ये वाला लीड एरो चलाए ताकि उसे सोही से नफरत हो जाए और वह उसकी ज़िंदगी से जा सके। डोंगू ने उस पर वह तीर चलाने से मना कर दिया था क्योंकि वह यून के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। यून जिद कर रहा था कि अगर यह सब खत्म करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है। तब डोंग ने कहा था कि मैं तुम पर वह तीर चलाऊंगा। अगर तुम्हें होश में लाने का यही तरीका है तो फिर यही सही है। जब उसने चलाया था तो निशाना चूक गया था। निशाना सही जगह नहीं लगा, इसलिए सबको सज़ा मिली। यही सब सोचते हुए वह अपने पड़ोस वाले बच्चे के पास आकर बैठ जाता है। वह बोलता है कि अगर मेरा निशाना सही जगह लगा होता तो क्या होता। तो बच्चा बोलता है कि तुम दोबारा निशाना लगाना, वो भी सही जगह। पछताने से कुछ नहीं बदलता, दूसरा मौका हर किसी को मिलता है। डोंगिया सब सुनकर पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो बच्चा बोलता है कि मैं 9 साल का हूँ और तुम्हारे अपार्टमेंट के 2 फ्लोर नीचे मेरा घर है। डोंग कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ रहते हो। वो बच्चा उठकर कहता है कि अब 9 बज गए हैं, मुझे घर जाकर सोना भी है। यह कहकर वो तो चला जाता है। तो डोंग सोचने लग जाता है कि क्या मैं दोबारा उस पर तीर चलाऊं या नहीं। तभी उसे यून वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है तो उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लेता है। इधर पुलिस टीम भी शहर के बहुत सारे घरों की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। जाहिर मैप देखते हुए सोचता है कि अक्सर मुजरिम इसी तरह होते हैं, जैसे किस्मत उनकी मदद करती है। उनके पकड़े जाने के बाद समझ आता है कि उनके खिलाफ सबूत हमारे आंखों के सामने थे, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस ऑफिसर आकर बोलता है कि हमने सारी बेसमेंट चेक कर ली, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। जाही कहता है कि हमें एक और राउंड लगाना होगा, कुछ घर मैप पर नहीं हैं, हमें उन्हें भी चेक करना होगा। इस पर सभी लोग जाही की बात मानकर अपने काम पर लग जाते हैं। डोंगयून को बताता है कि पैरी ने मुझसे कहा है कि उसे एक ऐसी बात पता है जो वह तुम्हें नहीं बताना चाहता। तुम्हें उसे पूछ लेना चाहिए, शायद वो तुम्हें बता दे। वैसे क्या तुमने सोचा है कि इतने सारे लोग छोड़ के उस केस की आखिरी गवाह रूही क्यों बनी, और प्रिंस जो इस जन्म में जाही है वो यह केस क्यों देख रहा है? उसी ने तो सोही को मरवाया था। यून कहता है कि सोही को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान दी थी क्योंकि उसने कहा था कि मुझसे मिलने के लिए उसे दोबारा जन्म लेगा होगा। वह पूछता है कि उसे किसने कहा था, तो यून बताता है कि कोई बच्चा था। यह सुनकर डोंग कहता है कि अजीब बात है, जब मैंने भी अपनी मुश्किल बताई तो हमारे पड़ोसी बच्चे ने मुझे उसका हाल बताया। वो पहले भी बड़ी बड़ी बातें करता था। उसने कहा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलता है और प्यार करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिम्मत और हौसले की होती है। यून ये सुनकर कहता है कि मुझे उस बच्चे के घर ले चलो, मुझे पता लगाना है कि वह कौन है। फिर ये दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो वहां से एक औरत बाहर निकलती है जो बोलती है कि क्या स्वीटहार्ट मेरे घर क्यों आए हैं। यून कहता है कि हमें इतनी रात को आने पर माफ़ कीजिएगा, लेकिन आंटी क्या आपका बेटा घर पर है? डोंग चिल्लू से मार कर कहता है कि उन्हें आंटी मत बोलो। वो औरत यह सुनकर खुश हो जाती है तो डोंग कहता है कि बड़ी बहना, क्या आप हमें अपने 9 साल के बेटे से मिलवा सकती हैं? वो कहती है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई, क्या मैं तुम्हें शादीशुदा लगती हूँ? यून पूछता है कि अच्छा तो फिर वह 9 साल का लड़का आपका बेटा नहीं है? वह गुस्से में कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई है, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? इतनी रात को मेरा बेटा ढूंढने आ गए, पहले मुझे मेरा हस्बैंड तो ढूंढ कर ला के दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यह बोलकर वह अंदर चली जाती है। जब डोंग उससे माफ़ी मांगता है तो वो अंदर से गालियों की आवाज़ें आने लगती हैं। डोंग शर्मिंदा होकर कहता है कि उसने तो कहा था कि वो यहाँ रहता है। तब यून को वो बच्चा नजर आता है जो बहुत दूर पुल के पास बैठा हुआ था। यून उसे देखकर हैरान होता है
और पुल के पास जाने के लिए भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से वो गायब हो चुका था। यून इधर उधर देखता है तो उसे वह बच्चा छत पर नजर आता है। वह फिर से भागकर छत पर जाता है। तब वह यून के सामने आता है तो पूछता है कि क्या तुम ही वही बच्चे हो जिसने सोही को अपनी जान लेने को कहा था? तो बच्चा है कि हाँ, उसने 1000 बार दुआ की थी, इसलिए मैंने उसे रास्ता दिखाने उसके सामने आया। उसके पास तुमसे मिलने के लिए 2 मौके थे। यून कहता है कि मेरी तो आखिरी मेटामॉर्फिज्म आ गई है। तो बच्चा बोलता है कि बहाने मत लगाओ, उस लड़की ने तुमसे मिलने के लिए 1000 बार दुआ की और तुमसे मिलने की खातिर अपनी जान तक की कुर्बानी दी। रियू तो तुमसे मिलने के लिए पूरी कोशिश करती आई है। तुमने उसके लिए क्या किया? तुम्हें भी मौके मिले थे। पहला मौका तुमने जाहिर कर दिया, अब दूसरे मौके में वो गलती मत करना जो पहले मौके पर की थी। यून पूछता है कि कौन सी गलती, मगर वो बच्चा बिना बताए गायब हो जाता है। यह सब देखकर यून परेशान हो जाता है। फिर वह घर आकर पैरी से पूछता है कि मुझे वह बात बताओ जो तुमने छिपा कर रखी है। पैरी कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मर न जाओ। पैरी कहता है कि मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। यून कहता है कि बताना ही होगा, चाहे उसका नतीजा कोई भी हो। पैरी कहता है कि वो बात बताने के बाद मुझे पछतावा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बताया था। दरअसल जब मेटामॉर्फिज होती है तब तुम्हारे दिल, पंख और ककून के बाहर वाले हिस्से के साथ बाल जितनी बारीक ट्यूब जुड़ी होती है जो तीनों ऑर्गन को मिलाती है। वो ट्यूब ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम किसी तरह तीर चला के उस ट्यूब में से गुजार दें तो मेटामॉर्फिज्म खत्म होगा। कहता है कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि निशाना चूक जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि एक बार जितनी बारीक ट्यूब से तेज गुजारना आसान है? यह सुनकर यून भी सोचने लग जाता है। उधर पुलिस टीम रात भर शहर के उन घरों की भी तलाशी लेते हैं जो मैप पर नहीं थे। यहाँ रियू भी घर में बैठी उसी केस के बारे में न्यूज़ देख रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि 29 साल पहले भी इसी जगह इसी तरह 5 औरतों को लापता करके मारा गया था। आज फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया और पहले ही सारे गवाह मर चुके हैं और शक इस बात का है कि गवाहों की जान भी वही कातिल लेता है। यह सब देखने पर रियू कुछ करने का सोच लेती है। अगले दिन वह डॉक्टर के पास उनसे मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि पुलिस उस कातिल को पकड़ना चाहती है। तो फिर आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं अपने पिछले जन्म में झांक कर उसे याद कर सकूं। वहाँ पुलिस टीम अभी तक हर गली में जाकर घरों को तलाशी ले रही थी, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। इधर डॉक्टर रियू को हिप्नोटाइज करके 1993 वाले टाइम्स में जाने को कहता। तब रियू उस टाइम को याद करने लगती है तो उसे नज़र आता है कि वह जू थी और स्कूल के लिए घर से अपनी मॉम को मिलते हुए निकली थी। फिर वह अपनी फ्रेंड दाही के साथ स्कूल चली गई थी। रात को जू उसे बता रही थी कि मेरा डॉट वाला कोट किसी ने स्कूल में चुरा लिया है, मैं क्लास में ही थी, पता नहीं किसने गायब कर लिया। तो दाही अनजान बनने का नाटक कर रही थी, यह जानकर अनजान बन रही थी, हालांकि कोट उसी ने चोरी किया था। जो उनका कोट गुम जाने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे नया डॉट वाला कोट खरीद कर दे दिया था, जिस पर वह काफ़ी खुश थी। फिर वो उस कोट को पहने बर्फीली रात में यून से मिलने घर से बाहर निकल कर जा रही थी, मगर तब उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह कातिल आ गया और उसे पकड़ लिया। रियू बोलती है कि उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत अंधेरा है। आगे रियू देखती है कि जू और दाही 2 गड्ढों में बैठी हुई थी। कातिल ने दाही से पूछा था कि तुम अच्छी बच्ची हो या नहीं, तो बच्ची रोते हुए कहती है कि हाँ, मैं अच्छी हूँ और अच्छी बनूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो कातिल बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उसने दाही को मार दिया। यह देखते ही रियू घबराकर उठ जाती है और उसे याद आता है कि यह आवाज़ बिल्कुल यूनसी के हस्बैंड से मिलती है। दूसरी तरफ रियू की फ्रेंड पार्क में बैठी थी कि तभी डोंगू भी उसके पास वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं टाइम पर आ गया। तो वो कहती है कि हम दोनों टाइम पर आ गए, तो चलो अब डेट पर चलते हैं। तो डोंगू हैरान होकर पूछता है कि तुमने क्या कहा, तुम वाकई मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें डेट, शादी और ट्रिप पर जाना है, लेकिन तुम तो नहीं जा सकते क्योंकि तुम तो यहाँ से जाने वाले हो। तो क्यों ना हम डेट पर ही चलें, तुम जब तक इस दुनिया में हो तब तक हर रोज़ डेट पर चलेंगे। डोंगू काफ़ी हैरान होता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर दोनों गेम्स खेलने आ जाते हैं और खेलते हुए एंजॉय करते हैं।
फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और अपनी फ़ोटोज़ भी बनवाते हैं ताकि अच्छी यादें कैद हो जाए। फिर वो रियो की फ्रेंड को लेकर एक और जगह आता है जहां टारगेट पर तीर चलाने थे। पोंग उस तीर को देख रहा होता है और उसे यून पर चलाने के लिए पकड़ लेता है। वहां यून भी शहर के लोगों पर तीर चलाने से पहले सोचता है कि प्यार में इंसान बेबाक और बेपरवाह हो जाता है, लेकिन प्यार दो लोगों को एक दूसरे का हिस्सा बनाता है। भले ही आप अपने लिए कमज़ोर हो जाएं, लेकिन अपने प्यार के लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा। इसलिए तो मिरेकल हो जाते हैं और इसकी शुरुआत होती है प्यार से। प्यार से तीर चलाते हुए वह सोचता है कि मैंने खुद को कमज़ोर समझा, इसलिए मैं अपने प्यार को नहीं पा सका। मुझे हिम्मत और हौसला दिखाना चाहिए था। तभी वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ सैमसन खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम फिर से मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यून कहता है कि आखिर आप सामने आ ही गए। इधर डॉक्टर जाही को बताता है कि रियो हिप्नोसिस करवाने मेरे पास आई थी। जाही यह सुनकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो डॉक्टर उसे कुछ बताता है जिसे सुनकर जाही हैरान हो जाता है। फिर वह भागते हुए पुलिस स्टेशन आता है तो वह रियो बैठी होती है। वो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ यून सैमसन से कहता है कि आपकी बनाई किस्मत उसके हाथों टूटनी ही थी जिसका इरादा मजबूत हो। अब समझ आया कि आप हमेशा मुझे इतना डराते धमकाते क्यों रहते थे। सोही ने अपना लाल धागा अपनी जान देकर तोड़ दिया ताकि वह मुझसे मिल सके, और जब जब वह मेरे पास आई आप मुझे डराते रहे क्योंकि आप चाहते थे कि मैं डर जाऊं और सोही की अगले जन्म से मिल ना सकूं। आप तो मेरी किस्मत को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मुझे शुरू से ही जू का हाथ थाम लेना चाहिए था और हम एक हो सकते थे। सैमसन कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम बहुत जल्द मेटामॉर्फिस में जाने वाले हो। तो कहता है कि अब इस बार मैं नहीं जाऊंगा। उधर रियो जाही को बताती है कि हिप्नोसिस में मैंने उस कातिल की आवाज़ गौर से सुनी। मुझे तुम्हें अपना बयान देना है। जैसी आवाज़ मैंने हिप्नोसिस में उस कातिल की सुनी वैसी ही आवाज़ मैंने एक आदमी के मुंह से सुनी। इस पर जाही हैरान होता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर और टीम एक घर के पास आते हैं जो मैप पर नहीं था। तो पुलिस ऑफिसर को शक था कि वो घर कहीं कातिल का नहीं। वो घर को देखने चला जाता है। इधर रियो जाही के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और उसकी कार में बैठ जाती है। सैमसन कहता है कि सोही ने अगर अपनी जान देकर किस्मत का धागा तोड़ दिया तो फिर उस टूटे हुए धागे को झड़ने के लिए मैं भी अपना काम कर रहा था। यहाँ पुलिस ऑफिसर उस घर के अंदर आकर उसे देखने लगता है तो दरवाजे पर उसे खून के दाग नजर आते हैं। वो देखकर घबरा जाता है। जाई फोन कॉल सुनने के लिए गाड़ी से दूर जाता है तो रियो अंदर बैठी उसका वेट करने लग जाती है। सैमसन यून से कहता है कि आज की रात वो काम करना होगा जो 500 साल पहले नहीं हुआ। यून पूछता है कि आप क्या बोल रहे हो। इस पर वह यून के पास आ जाता है। इधर रियो जिस कार में बैठी थी उसमें बॉम्ब लगा हुआ था जो यूनसी के हस्बैंड ने यहाँ लगा दिया था। जाही को पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया था और वो उसे बता देता है कि मुझे उस कातिल का ठिकाना मिल गया है। पुलिस टीम उसके घर के अंदर पहुंच चुकी थी जहां वह सारी फ़ोटोज़ थी। जाही पूछता है कि वह कातिल कौन है। यह फिक्र में वहां से भागता है और उसे कॉल भी करता है। वो फ़ोन उठाती है तो वो पूछता है कि इस टाइम कहाँ हो। वो बताती है कि मैं घर जा रही हूँ इसलिए जाही की कार में बैठी हूँ। यून कहता है कि अभी उस गाड़ी से निकलो, तुम जहाँ भी हो वहाँ से निकलो। यून भाग ही रहा था तभी उसका फ़ोन गिर जाता है और उसका हाथ और बाकी जिस्म भी गायब होने लगता है। रियो फ़ोन पर पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। रियो को बचाने में बेबस हो गया था। दरअसल सैमसन ने उससे कहा था कि 500 साल पहले उस लड़की को प्रिंस की खातिर मर जाना चाहिए था। बॉम्ब का टाइम पूरा हो गया था और वह फट जाता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जाही भी धमाके से गिर गया था और वह हैरानी से जलती हुई गाड़ी को देखने लग जाता है जिसमें रियो बैठी थी। और फिर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।